सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पुनः आज आप लोगों के बीच में एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो मेरा विषय है वह विषय नया नहीं है, लेकिन भारत के लिए एक अद्भुत भारत की ताकत को प्रदर्शित करने वाला विषय है। वह विषय नारी सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है, वह विषय देश के गौरव से जुड़ा हुआ है, वह देश के अभिमान से जुड़ा हुआ है। उस विषय पर आज आपसे हम चर्चा करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ 32वें ओलंपिक खेलों की, जो 2020 में होना था, लेकिन वैश्विक महामारी और कोरोना के इस दौर ने उसको 2021 में उसका आगाज़ को पुनः प्रारंभ कर दिया। इस आगाज़ में भारतीयों का क्या आगाज़ रहा, भारतीय महिलाओं का क्या प्रतिनिधित्व रहा, उस विषय पे आज मैं आपसे बात करूंगा। मैं समझ सकता हूं कि आप जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूं उस विषय तक आप पहुंच चुके होंगे। क्यों? क्योंकि भारत के टीवी चैनलों पे, आपके मोबाइलों पे, आपके फेसबुक पे और दुनिया के तमाम सारे चैनलों पे आज जो छाया हुआ है वो भारत का परचम लहरा रहा है। वो भारत की उस महिला ने वो कर दिखाया कि जो पिछले ओलंपिक खेलों में जब वो चूक गई थी तो उसकी निराशा ने उसको आशा में बदलने का यह जो दौर था, इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में उसने अपने आप को इतना मजबूत किया, अपने आप को इतना उसने समझाया, इतना अपने आप को सिखाया कि आज वो उस सफलता की सीढ़ी पर चढ़ पाई। कल गुरु पूर्णिमा का दिन था और भारत के लिए एक इतिहास का दिन था। गुरु पूर्णिमा लोग कहते हैं कि चांदनी रात होती है और चांद की जो चांदनी होती है वो पृथ्वी पर पड़ती है, और कौन जानता था कि भारत की झोली में भी एक चांदी का ऐसा मेडल आएगा। उस चांदी के मेडल ने उस गुरु पूर्णिमा में गुरु का जो भाव था, गुरु की जो श्रद्धा थी, उस श्रद्धा और जो हमारे साइखोन मीराबाई चानू, जिसने क्या नाम भारत का गौरव बढ़ाया, उसकी मेहनत ने उसकी इस सफलता को कितना सार्थक बनाया। मीराबाई चानू की ये लगन, ये मेहनत ने वो कर दिखाया जो भारत पिछले ओलंपिक से जिसकी तलाश में था। अब बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जिसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उसका जन्म 8 अगस्त 1994 के मणिपुर के इम्फाल शहर में होता है। शहर का एक छोटा सा गाँव था जिसका नाम था नोमपेक वांजाऊ। उस जगह पर उनका जन्म होता है और बहुत ही गरीब घर से ताल्लुकात रखती थी। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। माँ इनकी जो थी, माता का नाम था तोम्बिलीना और पिता का नाम था इनके मलाई, और माता जो थी वह एक छोटी सी दुकान अपने घर पर रख रखा था। उस दुकान के माध्यम से अपने घर के खर्च चलाया करती थी। पिता जॉब में थे। पिता पीडब्ल्यूडी विभाग में एक छोटे कर्मचारी के रूप में कार्य किया करते थे, लेकिन एक लगन, एक जज्बा अपनी बच्ची को पढ़ाने का था। जब मीराबाई पढ़ने के लिए स्कूल जाया करती थी और मीराबाई से स्कूल की जो दूरी हुआ करती थी, मीराबाई से के घर से और स्कूल की जो दूरी हुआ करती थी वो लगभग 8 किलोमीटर की हुआ करती थी। डेली वो जाना और प्राथमिक शिक्षा दीक्षा अपनी करने के बाद वह उस समय, आपने एक चीज़ और भी गौर किया होगा, मणिपुर की माटी में हमेशा स्पोर्ट का भाव दिखाई पड़ता। स्पोर्ट स्पिरिट अगर आपको देखनी हो तो नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए। उसने वो नायाब हीरे दिए हैं, उसने वो नायाब हीरों को दिया है जो भारत के गौरव को आज बढ़ा रहे हैं। उसी में एक नायाब हीरा हमारा मीराबाई चानू भी उसमें पल और बढ़ रही थी। एक दौर ऐसा था कि मीराबाई के मन में, जहन में केवल एक ही चीज़ थी, तीरंदाजी, कि मैं शूटिंग ही करूंगी। तीरंदाजी उसके दिमाग में बैठा हुआ था। लेकिन एक ऐसा परिवर्तन, कुलचरा रानी देवी की वो एक स्मृति को पढ़ती है, कुलचरा रानी देवी की एक बायोग्राफी को पढ़ती है, उस बायोग्राफी ने पूरा इतिहास ही उसका बदल दिया, जीवन का पूरा दर्शन ही बदल दिया। जो तीरंदाजी के लिए जानी जाती थी, जो तीरंदाजी का जोश और जुनून अपने मन में लेकर चलती थी, वो कहीं ना कहीं वेटलिफ्टिंग में आ गई, भारोत्तोलक के लिए आ गई। ऐसा क्या परिवर्तन था, ऐसी क्या उस जीवनी में था, हम इन विषयों पे आपसे बात करेंगे। अगर आप देखेंगे कि इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करेंगे तो जब एक 6 वर्ष की अवस्था में थी, क्योंकि पहाड़ों पे कभी आप नॉर्थ ईस्ट जाइएगा, पहाड़ियों का पूरा एक झुंड है वहाँ पर, पहाड़ों के बीच में ही बसा हुआ एक गाँव था ये। इस गाँव से जब जंगलों से लकड़ियों को लेने जाते थे, तो जंगलों से जब लकड़ियाँ लेने जाया करती थी तो यह पढ़ने के लिए, अपने समय को बचाने के लिए, और यह इनके दिमाग में था कि मैं कितनी लकड़ियाँ उठा लूँ कि 3 से 4 दिन का राशन इससे बन सके और मुझे बार बार इस मेहनत को ना करना पड़े, उस समय को बचा के अपने पढ़ने में लगा सकूं। तो वो जो सोच थी उनके मन में, उस सोच को एक नई दिशा में कैसे अपने आप को परिवर्तन करते हैं वह देखिए आप। देखा जाए तो तीरंदाजी का जो जज्बा और जुनून अपने दिमागों में जो लेके वो चल रही थी, लेकिन बोझ जो उनके कंधों पे था, बोझ जो उनके सर पे था, वो 4 से 5 दिनों का बोझ था।
अपनी क्षमता, अपने वजन से ज़्यादा वो जो बोझ को उठा के चला करती थी पहाड़ से जब नीचे, तो गांव के लोग कहते थे कि बेटी इतना वजन मत उठा, तेरी गर्दन टूट जाएगी। लेकिन क्या था, लेकिन उसे तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना था। लेकिन अगर देखिए कुदरत का करिश्मा क्या था, कुदरत का करिश्मा था कि वो पढ़ाई नहीं, वो एक उसकी प्रैक्टिस चल रही थी। प्रैक्टिस ये चल रही थी क्योंकि उसे जाना तो भारत तलक में था। तो ईश्वर ने वो परिस्थितियां पैदा की, ईश्वर ने वो आयाम पैदा किए, ईश्वर ने वो परिस्थितियां जब बनाई, उस वातावरण को बनाया कि जब वो वहाँ से आती थी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, उनके जहन में ये बसने लगा कि इस चीज़ों को जो मैं उठा के आ रही हूँ। और जब कुलचरा रानी देवी की वो बायोग्राफी को पढ़ती तो उनका बिल्कुल सारा दिमाग बदल जाता है और वो कहती है कि मैं भारोत्तोलक जैसे काम को करूँगी, मैं भारोत्तोलक को मैं उठाऊंगी। क्यों? क्योंकि उठाने की क्षमता उनके अंदर पहले से थी। गांव में जब खेल खेला करती थी तो वहाँ पे कंधों पे बैठा के लोगों को दौड़ा जाता था। यह इतनी क्षमता रखती थी कि 2-2 बच्चों को अपने कंधे पे बैठा के और वो उस टारगेट को अचीव करती थी। तो मेरा कहने का केवल आशय मेरा ये है कि देखिए परिस्थितियाँ किस तरह आपके अनुकूल होती हैं, प्रकृति आपको किस तरह चीज़ों को मुहैया कराता है कि आप अपनी क्षमता को समझ सकें। यदि आप अपनी क्षमता को समझने में आप जगजाहिर हो गए, क्षमता को समझने में यदि आप मजबूत हो गए, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। यह जो मीराबाई चानू का जो जन्म था, देखिए परिस्थितियाँ कैसे इसके लिए बदल रही हैं। वहाँ पर अगर मूल निवासी देखेंगे, 2 मूल निवासियाँ होती थी। वहाँ पे नाना और कुकी 2 जनजातियाँ पाई जाती। मैं थोड़ा सा मणिपुर के बारे में भी आपसे चर्चा कर दूँ क्योंकि वो ज़रूरी है कि यह आप लोगों को थोड़ा सा मालूम रहे। वहाँ मिथिलान एक लैंग्वेज है जिसे बोला जाता है। 1992 में इसको 8वीं अनुसूची के तहत इसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। सवाल कभी पूछा जा सकता है, इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। 1992 की 8वीं अनुसूची में इसको भारतीय राष्ट्रीय भाषा का क्या कहते हैं, दर्जा दिया गया। लेकिन एक चीज़ आप और गौर करिएगा, इसी जगह को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता था, भारत का आभूषण कहा जाता था। इसी क्षेत्र को धीरे धीरे जब यह बड़ी होती हैं और 14 वर्ष की अवस्था में आते आते इनकी कोच के रूप में कुलचरा रानी देवी के बीच में इनको जाने का मौका मिलता है और एडमिशन इनका होता है मणिपुर के एक स्टेडियम में। वहाँ से इनके घर की दूरी थी 22 किलोमीटर। प्रैक्टिस 3 टाइम हुआ करती थी। पहले मीटिंग में होती थी, सेकंड मीटिंग में होती थी और लास्ट के शाम के मीटिंग में जब होती थी, और उनको उस बीच में स्कूल को भी ज्वाइन करना होता था। तो आप समझ सकते हैं किन परिस्थितियों में उन्होंने इस संघर्ष को झेला है, किन परिस्थितियों में इस संघर्ष को इन्होंने महसूस किया है, किन परिस्थितियों में इस संघर्ष में वो निखरे हैं। इन चीज़ों को आप कभी अपने जहन में आप जब लाएंगे, जब आप सोचेंगे, तो आपको एहसास होगा कि ये सफलता इतनी आसान नहीं है। ये सफलता संघर्षों का दौर है। इस संघर्ष के बाद इस सफलता को प्राप्त किया है इन्होंने। सुबह उठकर जाना, सुबह उठकर उस स्टेडियम में पहुंच जाना, अपनी प्रैक्टिस को करना, फिर वापस आके स्कूल को जाना और वापस स्कूल से ही क्या नाम है उस प्रैक्टिस के लिए फिर जाना, शाम को लौट के और शाम की मीटिंग में फिर से वहाँ पे जाना। सोचिए कितना स्ट्रगल किया होगा। खाने को भी एक मीटिंग नहीं मिल पाता था, खाना भी एक मीटिंग संभव नहीं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस में इतना ध्यान देना पड़ता था। स्टेडियम में खाना नहीं मिलता था, खाना तो आपको घर पे ही खाना होगा और घर पे आप खाना खा के नहीं जा सकते, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो तो एक आपको डाइट थोड़ा सा आपकी कम होनी चाहिए। लेकिन स्कूल भी देखना है, 3 टाइम जाना भी है, कहाँ इतनी सारी चीज़ें संभव है। तो ये संभव नहीं हो पा रही थी। सबसे बड़ी बात, अगर आप जब मणिपुर का इतिहास देखेंगे, मणिपुर का जो एरिया है वो बहुत सेफ एरिया नहीं है, खास करके गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल सेफ नहीं था। 1994 के दौर में जब आप जाएंगे, 2000 के आसपास जब इन्होंने जाना शुरू किया था, उसमें क्राइम वहाँ बहुत था। क्राइम बहुत होने के कारण एक महिला का अपने घर से निकल के जाना, एक लड़की का अपने घर से निकल के जाना और वहाँ पे इस तरह रात बिरात प्रैक्टिस करके वापस आना, सोचिए कितना संघर्ष रहा। लोगों ने कितने ताने दिए होंगे, लेकिन उन तानों की उन्होंने परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि उससे तो भारत के लिए खेलना था। क्यों? क्योंकि उससे भारत का नाम रोशन करना था। अगर वो उन लोगों की उस दिन की बातों का अगर परवाह करते तो आज उन ऊंचाइयों को वो न छू पाती। तो इनसे हमें यह भी शिक्षा लेनी चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, उसे परवाह नहीं करना है। आपको क्या करना है यह आप सोचिए, और जब यह सोच के आप कोई काम कर रहे होंगे तो आपको पीछे की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। अब समय आ गया तो उस नायाब हीरे का दिल्ली पहुंचना। वह नायाब हीरा दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में हरियाणा और दिल्ली के कोचों से वह सुसज्जित होना शुरू हो गया। उनके निर्देशन में सीखना शुरू किया। वो गुरुतत्व की जो परंपरा थी, उस परंपरा में वो शामिल हो गई और उस गुरु की महिमा ने, उस गुरु के सीख ने, उन द्रोणाचार्यों के सहयोग ने उसको, इस चमकते हुए हीरो को
चमकते हुए हीरो को एक नई ऊंचाई पर लाकर रख दिया। लेकिन वो हीरा खुद नहीं, हीरा वो गुरुओं के माध्यम से था, लेकिन मेहनत किसकी थी? मेहनत क्या कहते हैं यहाँ पे मीराबाई चारू की थी। 2014 में कॉमनवेल्थ गेमों में 48 किलोग्राम के भार में पहली बार गोल्ड मेडल जीता इसने। और जैसे वो गोल्ड जीता तो उस तालियों की गड़गड़ाहट ने इसके अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन ले आया। उस आमूलचूल परिवर्तन ने ही इसे 2016 के रियो जेनेरो में जो ओलंपिक गेम होने थे, उस गेम में इसको भागीदारी करने का मौका मिला। सभी लोग जानते थे, सभी लोग का विश्वास था कि इस बार तो भारत के पास कोई ना कोई मेडल जरूर आएगा। लेकिन हमें क्या हुआ? हमें निराशा हाथ लगी। लेकिन निराशा जो हमें हाथ लगी, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वो जो निराशा से हम लोग हारने के बाद कुछ चीज़ें सीखते हैं। हार कर ही आदमी जीना सीखता है, हार कर ही आदमी नया दौर सीखता है, हार कर ही आदमी नया तरीके, नए रास्ते खोजता है। तो वही रास्ते, वही तरीके, वही दौर पुनः मीराबाई चारू ने अपने आप को कमज़ोर नहीं किया। मीराबाई चारू अपने आप को और मजबूत कर लिया उन्होंने, इस कदर मजबूत किया उन्होंने। इस सफलता में अगर आप देखेंगे, 2016 में इनके घर में एक शादी थी। शादी के समय इन्होंने अपनी माँ को फ़ोन पर कहा कि माँ मैं नहीं आ सकती। बहन की शादी थी और बहन की शादी में सोचिए कि कोई ना जाए, ये कितनी बड़ी बात है। परिवार की शादी में जाना ज़रूरी था, लेकिन उन्होंने क्या किया? इस भारत के लिए उन्होंने जाने से नकार दिया कि नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए यह देश सबसे पहले है, मेरे लिए खेल पहले है और शादी और ब्याह की चीज़ें तो बाद में है। हमें इनके जीवन से, यह मेरा बताने का केवल उद्देश्य ये है कि आप इनके जीवन से वह छोटी छोटी चीज़ें सीखें। हमारे जीवन में भी छोटी छोटी चीज़ें आती रहती हैं। कभी 30 त्यौहार पड़ते हैं, हम लोग बार बार अपने घरों की तरफ मुँह कर जाते हैं। यदि आपको सफलता के पथ पर आगे बढ़ना है तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। और जिस दिन आप त्याग करना सीख जाएंगे, मैं आपसे कहता हूं कि आप सफलता के बहुत करीब होंगे। सफलता खुद आपकी तरफ आएगी। 17 की है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया में उस समय विश्व भारोत्तोलक चैंपियन प्रतियोगिता होनी थी। शाम का समय था। मीराबाई चारू एक आलीशान होटल में बैठकर एक पुराने बर्तन में खाना खा रही थी। उस सहभोज में वहां के राष्ट्रपति भी मौजूद थे। उनकी नज़र जब उस मीराबाई चारू पर पड़ी, उस भोजन के बर्तन पर पड़ी, तो उन्होंने कहा, क्या हमारा देश इतना गरीब हो चुका है कि एक बर्तन उसके लिए कम पड़ गया? तो वहां के लोग जो कार्य कर रहे थे उस समय, जो खाना खिलाने का जो खानसामा जो काम कर रहे थे, उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को जवाब दिया कि नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये महिला जिस जगह पे जाती है, इसका नाम है मीराबाई चारू। ये भारत से आई हुई है और ये जिन जगहों पर जाती है, जब भी खेलने जाती है तो अपना भोजन या स्वयं लेके जाती है, खास करके चावल। मणिपुर, आपको नॉर्थ ईस्ट में बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट में जो चावल पैदा होता है वो 3 बार पैदा होता है। एक ही चावल को आप जब काटते हैं, फिर से उसमें से निकलता है, फिर काटते हैं, फिर निकलता है, और बिना किसी पेस्टिसाइड्स के वो चावल जो होता है वो बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही सुपाच्य होता है, बहुत शक्तिवर्धक भी होता है। तो उस मिट्टी, उस अन्न के साथ जिसका लगाव था, उस अन्न को लेके वह जाती थी। और तब वहां के राष्ट्रपति को जब यह मालूम पड़ा तो उस राष्ट्रपति के अंदर एक कौतूहल जागा। बात करना चाहा मीराबाई चारू से, और मीराबाई चारू के पास गए और उन्होंने पूछा कि बेटा ये कैसा भोजन है? बताया उन्होंने कि मेरे जो भोजन में, जो मेरे भारत के जो भोजन में जो ताकत है, उस ताकत की वजह से, उस ताकत को प्राप्त करने के लिए जहां भी मैं जाती हूँ उस भोजन को लेकर जाती हूँ। वो चावल की पोटली को अपने ही कमरे में पकाया करती थी। उन्होंने पूछा कि मैं उस तुम्हारे देश को नमन करता हूं और भविष्य में कभी भी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस देश में, उस मिट्टी पर जरूर, उस सरजमी पे जरूर अपने कदम रखूंगा। तो मीराबाई चारू ने बड़े हंसते हुए बोला कि मैं आपको अपने देश का दर्शन यहीं पर करा सकती हूँ। और राष्ट्रपति महोदय मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि यह मूर्ख लड़की किस तरह की बात कर रही है। कहा ठीक है, तुम मुझे दर्शन कराओ। तो चारू ने अपने उस पोटली से एक छोटी सी पोटली और निकाली, और उस पोटली में थी क्या? भारत की सरजमी की रज। उसको अपने माथे से लगाते हुए उन्होंने उनके सामने खोल दिया और कहा कि यह क्या कहते हैं? मेरी मातृभूमि, यह मेरा देश, यह मेरी मिट्टी। उन्होंने कहा ये तो साधारण सी एक मिट्टी है। कहता मिट्टी नहीं है, ये सरदार भगत सिंह, लाल बाल पाल, ये तमाम क्रांतिकारियों के रगों का खून इस मिट्टी में निहित है। यह साधारण मिट्टी नहीं है, ये मेरे देश का गौरव है। और जब इस बातों को सुनते हैं, उस देश प्रेम को जब सुनते हैं राष्ट्रपति महोदय, तो उनकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं।
वो कहते हैं कि इस देश का गौरव वाकई में तुम जैसे बच्चों के माध्यम से हम इसे सुन पा रहे हैं। तुम जैसे बच्चों में जो ललक है, जो उत्तेजना है, देश का जो प्रेम है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का एक प्रकाशन उनके पास रखा हुआ था, उन्होंने निकाला और राष्ट्रपति महोदय को दे दिया। कई संपूर्ण भारत के बारे में, संपूर्ण भारत की गतिविधियों के बारे में, संपूर्ण भारत के उद्देश्य के बारे में, संपूर्ण भारत के रच के बारे में सारा विवरण इसमें दिया गया है। हमारी मानवता किस प्रकार की है उसका वर्णन इसमें है। राष्ट्रपति महोदय बहुत ही प्रसन्न हुए और उसकी थाली में, मैं वाकया इसलिए बता रहा हूं कि देखिए राष्ट्रपति महोदय की महानता को देखिए आप, उनकी थाली में एक भोजन का टुकड़ा लगा हुआ था। भोजन का एक कण उसमें रह गया था, वो चावल का एक कण जो था उसको राष्ट्रपति महोदय ने उठाया और अपने मुंह में डालते हुए वहां से चले गए और उनको जाते समय उनके मुख से यही निकला कि जा बेटा, तू भारत का गौरव का नाम रोशन करेगी, तू पक्का तू सोना ही जीतेगी। जिस देश की मिट्टी में सोना, वो कहते थे कि सोने की चिड़िया जो भारत को कहा जाता था, वह सोने की चिड़िया आज चिड़िया खुद आई है और सोना लेने आई है। ये सोना लेके ही जाएगी। और यह जो उद्देश्य, यह जो वाक्य था उनका, यह कहते हुए राष्ट्रपति महोदय वहां से निकल गए और निकलते ही जब अगले दिन जब यह मैच हुआ और उस वाकई सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश से जो चिड़िया गई थी, उस अमेरिका से वो गोल्ड मेडल जीत के आई। 2017 एक ऐसा समय था जिसने 2020 के ओलंपिक खेलों का एक आगाज, एक एहसास दिला दिया था कि 2017 में जो 22 सालों में जो करके दिखाया था इन्होंने, वह 2020 या जब भी ओलंपिक खेल होंगे, 2021 में जो ओलंपिक खेल अभी हो, 2020 वाले जो 2021 में ओलंपिक खेल हो रहे हैं, इसका एहसास 2017 में ही इन्होंने दिला दिया था। वर्ल्ड लिफ्टिंग चैंपियन का आगाज उस समय अमेरिका में हो रहा था। 2017 की घटना है। 48 किलोग्राम के भारोत्तोलक में इन्होंने प्रतिभाग किया था और वहाँ से वो 22 साल के बाद वो सपना तोड़ते हुए और गोल्ड मेडल को जीता और पूरा स्टेडियम खचाखच जो भरा हुआ था, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज जो थी वो भारत माँ के सीने तक आई और भारत माँ के सीने के इस सपूत ने यह एहसास किया कि अब जो ओलंपिक खेल होंगे, 2017 में जो इसने कर दिखाया था, 2020 में ओलंपिक खेल जो होने वाले टोक्यो जापान में जो होने थे, उसके लिए उसने अपने आप को प्रतिबद्ध और कटिबद्ध कर लिया था। उसे एहसास हो गया था, पूरे भारत को एहसास था, पूरे भारत को विश्वास था यह कि इस बार तो हमारे पास कोई ना कोई मेडल आएगा जरूर। और वह कर दिखाया इस महिला ने। बताते हैं जीवन की एक छोटी सी घटना इनकी मैं बताऊं कि जब ये बहुत उदास होती हैं, बहुत नाराज़ होती हैं, तो उन समय में अपने कमरे को बंद करती हैं और कमरे को बंद करके डांस करती हैं। लोग कहते हैं ना कि जब आप बहुत बेपरवाह हो जाएं, आप कभी किसी गम में हो, कभी किसी समस्या से जूझ रहे हो, तो किसी म्यूज़िक को आप सुनिए तो आपके मन को शांति मिलती है। कभी कभी आपने एहसास किया होगा कि आपको एक गाने की एक लाइन आपको याद है और आप बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, कोई ड्राइविंग आप कर रहे हैं, उस समय वो लाइन, केवल एक ही लाइन आप बार बार रिपीट करते हुए आप 10 से 15 किलोमीटर, इवन यहाँ तक कि 50 किलोमीटर तक की आप यात्रा पूरी कर लेते हैं। तो इनके साथ भी यही था। जब इन्हें किसी चीज़ का कष्ट या नाराज़गी हुआ करती थी तो बंद कमरे में ये डांस किया करती थी, म्यूजिक को सुना करती थी और अपने उस खींच को उस डांस के माध्यम से बाहर करती थी। जैसा कि मुझे पता है कि मेरी मुलाकात तो इनसे नहीं है, लेकिन हाँ, एक दो बार मैंने सुना हुआ है। जब मैं मणिपुर में गया हूँ, उनके घर पे भी मैंने देखा हुआ है। इन्होंने क्या नाम है, इनको सबसे फेवरेट जो हीरोइन के कमरों में जो तस्वीरें पाई जाती हैं वो सलमान खान की पाई जाती हैं। और मुझे लगता है कि सलमान खान ने जो सुल्तान पिक्चर जब इनकी आई थी, उस सुल्तान पिक्चर से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। उस पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है कि किस तरह परिवार को छोड़ना, किस तरह परिवार के साथ, सुल्तान पिक्चर में कह रहा हूँ, दंगल पिक्चर थी, तो किस तरह चीज़ों को बदला था उन्होंने। दो महत्वपूर्ण पिक्चरें जो उनको मैंने सुना है, मैंने वो दंगल और सुल्तान, दो पिक्चरों के बारे में ये बहुत देखा करती थी, उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। और जो इस दौर में जब ये सफलता जो उन्होंने अर्जित की है, इस सफलता के पीछे जो राज थे, उन सुल्तान और दंगल पिक्चरों में जो उस समय घर की परिस्थितियाँ, उस समय घर का जो त्याग देखा गया, उस समय जो उनका परिश्रम देखा गया, उस समय गार्जियन का जो सहयोग देखा गया, उन सारी चीज़ों का समावेश इसमें आप देख सकते हैं। इनके जीवन में आप देख सकते हैं, इन्होंने जीवन की ऊंचाइयों को निरंतर इस तरह छूती चली गई और निरंतर छूने से क्या हुआ, हमारे देश का जो गौरव था, देश का जो नाम था, उसको आपने बढ़ाया। उस बढ़ाने के क्रम में आपको बहुत सारे इनामों से आपको नवाजा गया, बहुत सारे पुरस्कारों से आपको नवाजा गया।
खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें विभूषित किया गया। मैं नमन करता हूँ। मुझे गर्व है कि मेरे इस पूरब का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले शहर से निकलकर एक विश्व में नाम करने वाली इस महिला को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं इस विश्व जगत में नाम ऊंचा करने के लिए मैं सभी महिलाओं, सभी पुरुषों, सभी छात्र, सभी छात्राओं से मैं कहता हूँ कि इनके जीवन से कुछ सीखें। किन अभाव, किन परिस्थितियों में निकलकर अपने आप को निखारा इन्होंने, अपने आप को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, अपने इस भारत को उस शिखर पर पहुंचाया है। हमें कुछ सीखते हुए हमें भी इस तरह के कार्य करने चाहिए और हम भी भारत के गौरव को, भारत के नाम को और ऊंचा उठा सकें। तो आज बस इतना ही। मैं अगले वीडियो में आपके साथ आऊँगा ओलंपिक के पूरे इतिहास पे कि ओलंपिक कहाँ से शुरू होता है, और हम लेटेस्ट जो ओलंपिक 32वां ओलंपिक जो टोक्यो में हो रहा है, यहाँ तक कि मैं चर्चा करूँगा कि ओलंपिक के इतिहास के पक्ष में कौन कौन से तथ्यों पे हम विचार करते हैं और परीक्षाओं में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है यह क्या कहते हैं साई खोन मीराबाई चानू पर समर्पित है। नमस्कार।